नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण रेल हादसा। ट्रक से टक्कर के बाद पटरी से उतरी बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस। कर्नाटक के एक विधायक समेत 6 की मौत। एनएसए स्तर की वार्ता रद्द होने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। गृह मंत्री ने कहा, भविष्य में कोई भी वार्ता पाकिस्तान पर निर्भर। पाकिस्तान ने कहा, तय समय पर होगी डीजीएमओ स्तर की वार्ता। गुजरात सरकार का पटेलों को आरक्षण देने से इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं हाथ। मांग के समर्थन में कल अहमदाबाद में विशाल रैली। असम के 18 जिलों के 1400 गांव बाढ़ की चपेट में। अब तक 14 की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवर भी हुए परेशान। केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। फिलीपींस में गोनी तूफान का कहर। भारी बारिश और भूस्खलन से 9 की मौत। हजारों बेघर। बिजली और दूरसंचार सेवाएं पूरी तरह ठप। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आ रही है, जहां आज तड़के करीब 2:30 बजे बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। इसमें कर्नाटक से कांग्रेस विधायक वेंकटेश नायक समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। बेंगलुरु से आ रही नांदेड़ एक्सप्रेस रेंगेपल्ली और पेनुकोंडा स्टेशनों के बीच पहले एक ट्रक से टकरा गई और इसके असर से ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें 3 स्लीपर और 1 एसी कोच है। घायलों को पेनुकोंडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे के मुताबिक जिन यात्रियों की मौत हुई है वो बेंगलुरु से रायचूर जा रहे थे। मरने वालों में ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है। विधायक वेंकटेश नायक 4 बार लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं। रेलवे के पीआरओ अनिल सक्सेना इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल जी, बाकी और क्या जानकारी आप इस ट्रेन हादसे को लेकर दे सकते हैं? हमारे पास अभी तक 6 मौतों की खबर है। जो जानकारी दी उसमें थोड़े समय भी उसमें इनपुट देना चाहूंगा। एक तो जो कोचेज इन्वॉल्व हैं वो 4 हैं, उसमें से एक 3rd एसी का है B1, एक 1st एसी का है H1 और 2 स्लीपर क्लास के हैं S1 S2। इस तरह से 4 कोचेज डिटेल हुए हैं। और ये हादसा जो है जो लॉरी ड्राइवर है उसकी लापरवाही से हुआ है। ये हमारा रंगापल्ली और पेनुकोंडा स्टेशन के बीच में मैन्ड लेवल क्रॉसिंग है, जिसमें मतलब आदमी ड्यूटी पर है और दरवाजा बंद था, क्लोज गेट था ये, क्योंकि ट्रेन गुजर रही होती है तब दरवाजा बंद रहता है। तो ये इस आदमी ने अपनी तो लाइफ को खतरे में डाला ही, और दरवाजा तोड़कर पत्थरों से भरा हुआ ट्रक जो है जाके ट्रेन से डैश करा दिया और उस वजह से ये 3-4 कोचेज डिरेल हुए हैं। तो ये एक इस तरह की लापरवाही जो है, देखिए कितनी मुश्किल में डाल देती है। खुद अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाला और रेलवे के इतने 1000 पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे होंगे उस ट्रेन में, उनकी लाइफ को भी खतरे यानी में डाला। वहाँ जी अनिल जी, यानी वहाँ जो भी गार्ड वहाँ मौजूद थे उनकी लापरवाही सामने नहीं आई है क्या? ये ट्रक तेज गति से पहले से आ रहा था? हमारा दरवाजा बंद था, ट्रेन गुजरते हुए दरवाजा बंद रहता है, उसको डैश तेजी से आया, दरवाजा तोड़ते हुए ट्रेन में जाके डैश कर गया। तो उसको रुकना चाहिए था। दरवाजा जब बंद है, मैन लेवल क्रॉसिंग है, ट्रेन के गुजरने पर दरवाजा बंद किया जाता है, तो इसकी इस लापरवाही से ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ। और जिसमें जैसा कि आप बता रही हैं, अभी हमारे पास 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल हुए हैं। 3 लोग जी, 3 लोगों के घायल होने की जी। और अभी तक हमारे वहाँ डिविजनल रेलवे मैनेजर बंगलोर डिवीजन में, चूंकि ये आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे के, वो अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ मौजूद हैं, पहुँच गए हैं। एम्बुलेंसेस पहुँच गई थी। घायलों को पेनुकोंडा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जैसे कि आपने बताया है। और रिलीफ और रेस्क्यू को पूरी तरह से सुपरवाइज किया जा रहा है। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी भी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बेहतर तरीके से रिलीफ रेस्क्यू किया जाए। इस सेक्शन में क्या जो पीछे का पोर्शन है इस ट्रेन का और आगे का पोर्शन है, उसको इन 4 डिब्बों से अलग करके एक को रंगापल्ली और एक को पेनुकोंडा स्टेशन ले आए हैं। अब बसेस भी हमने अरेंज की हैं और बसेस के माध्यम से सारे
स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को एक ही पोर्शन में शिफ्ट करके उसको आगे स्टेशन पे लाके वहाँ पे कुछ और कोचेज लगा के इस ट्रेन को गंतव्य तक बुलाने का प्लानिंग भी चल रही है। इस सेक्शन की जो धर्मावरम बेंगलोर सेक्शन है, जिसके सब सेक्शन रंगापल्ली पेनुकोंडा ये हुआ है, उस बड़े सेक्शन का ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है। सिंगल लाइन सेक्शन है, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपनी ट्रेन को रेगुलेट और डाइवर्ट भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सक्सेना जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 5 लोगों की पुष्टि कर रहे हैं PRO रेलवे अनिल सक्सेना, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गार्ड बाकायदा मौजूद था। ये मानव सहित रेलवे फाटक था जहाँ बाकायदा एक गार्ड मौजूद रहता है, लेकिन फिर भी एक तेज रफ्तार से आता ट्रक उसने उस फाटक को तोड़ा और वो ट्रैक पर पहुंचा, जिस वजह से ये रेल हादसा हुआ। 4 डबरे पटरी से उतरे। कर्नाटक के एक विधायक समेत 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रक ने ट्रेन को टक्कर मारी। उन्होंने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद के ऐलान की बात भी कही है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NS स्तर की बातचीत रद्द होने के लिए पाकिस्तान पर उफा में बनी सहमति से हटने का आरोप लगाया है। साथ ही साफ किया कि भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई भी वार्ता पाकिस्तान पर निर्भर करती है। इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि DGMO पाकिस्तानी रेंजर्स और BSF के प्रतिनिधियों के बीच बैठक उफा में बनी सहमति के मुताबिक होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द होने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूछा कि अगर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इतना ही इच्छुक था तो उसने उफा वार्ता में इसे क्यों नहीं उठाया। राजनाथ सिंह ने साफ किया कि भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई भी बातचीत पाकिस्तान पर निर्भर करती है। नहीं, बात तो केवल ये हुई थी कि NSA स्तर की जो वार्ता होगी उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं रहेगा। यह तो NSA स्तर की वार्ता भारत और पाकिस्तान के बीच तय थी। भारत का कदम क्या होगा अब तो पाकिस्तान को फैसला करना है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि उफा में बनी सहमति की दोनों देशों ने अलग अलग व्याख्या की। समाचार चैनल CNN IBN से बातचीत में अजीज ने कहा कि पाकिस्तान न्यूयॉर्क में बातचीत का प्रस्ताव नहीं देगा, जब बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले महीने दोनों देशों के नेता वहां मौजूद होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के DGMO, पाकिस्तानी रेंजर्स और BSF के प्रतिनिधियों के बीच बैठक उफा में बनी सहमति के मुताबिक होगी। लेकिन NSA स्तर की वार्ता से पीछे हटने की वजह से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। बात सिर्फ आतंकवाद की होगी जैसा फैसला हुआ है। पाकिस्तान इस बातचीत से पीछे चला गया। मतलब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये पूरी दुनिया को संदेश गया और मुझे इस बात का बहुत मान है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, हमारी सरकार इस पर बहुत ही सख्त रही। उधर अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान के NSA के बीच प्रस्तावित वार्ता रद्द होने पर निराशा जताई है। उफा में जुलाई में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान पहली NSA स्तर की वार्ता पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रुख की वजह से ये रद्द हो गई। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की वार्ता रद्द होने पर निराशा जाहिर की है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बातचीत जल्द दोबारा शुरू करने की उम्मीद जताई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलगाववादियों को वार्ता टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि वार्ता में आया गतिरोध अस्थायी होगा। उन्होंने उम्मीद जताई भारत और पाकिस्तान जल्द ही सार्थक बातचीत के लिए तैयार होंगे और पाकिस्तान भारत की ओर से उठाए गए कदमों का सकारात्मक जवाब देगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने वार्ता टूटने के लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस बार बातचीत के दरवाजे पाकिस्तान ने बंद किए हैं। हुर्रियत वही बात कहेगी जो पाकिस्तान उनसे कहलाना चाहेगा। हिंदुस्तान ने पूरे दरवाजे खुले रखे थे, कोई दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने कहा जो अग्री हमने किया है उस पर आप बातचीत करेंगे तो ठीक है, मगर हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं देखेंगे, हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। तो क्या गलत है उसमें? कांग्रेस ने भी पाकिस्तान के रुख की आलोचना की है, लेकिन आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी। जो दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय सरकार ने कम तैयारी के कारण ठोस कदम, रिसर्च,
ठोस प्लान्स बनाए बिना कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने ये पाकिस्तान की चाल चलने दी है और उसका शिकार हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि आतंकवाद से निपटने को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी भी बातचीत में किसी तीसरे स्टेक होल्डर के लिए कोई स्थान नहीं है और उफा में ये माना गया था कि केवल और केवल आतंकवाद के ऊपर ही बात होगी। जिस प्रकार से पाकिस्तान इससे भागा है, लगता है पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं। समाजवादी पार्टी ने भी वार्ता पर भारत के रुख का समर्थन किया है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि वार्ता में अलगाववादियों की कोई भूमिका नहीं है। पार्टी ने कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के विकास में राजनीतिक मतभेद बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए पूर्वी राज्यों का विकास जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि करों में छूट को धीरे धीरे खत्म करने से जुड़े विमर्श पत्र पर जल्द ही आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कोलकाता में बंधन बैंक का उद्घाटन किया। कई सालों के बाद देश में निजी क्षेत्र के किसी बैंक की शुरुआत हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि बंधन बैंक वंचित तबकों की कर्ज की जरूरतों को पूरा करेगा। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम हॉकर्स टू शॉपकीपर्स to those doing small services, they are generating almost 11 to 12 crore jobs in this country. And this year, along with the banking sector, the object is to fund them to the extent of over 1 lakh crores across the country. वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल को विकास के लिए पुरानी नीतियों से छुटकारा पाकर नई नीतियां बनानी होंगी। उन्होंने पूर्वी राज्यों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर भी जोर दिया। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, these are all the areas which need more growth, which need more economic activity, which need more employment. कोलकाता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि करों में छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर विचार हो रहा है। इसके लिए पहले विमर्श पत्र को जल्द ही लोगों की राय के लिए रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि बीमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में पटेल समाज के आरक्षण की मांग तूल पकड़ती जा रही है। पटेल समाज आरक्षण की मांग पर अड़ा हुआ है। उधर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आरक्षण देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब कल अहमदाबाद में आंदोलनकारियों ने एक बड़ी रैली का ऐलान किया है। सड़कों पर आरक्षण की मांग को लेकर उतरा गुजरात का पटेल समाज अब आर पार की मूड में है। पटेल समाज ने अहमदाबाद में कल बड़ी रैली का आयोजन किया है। उधर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने आरक्षण देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण के ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती और न ही 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्टના ચુકાદાઓના આધારે એસસી, એસટી અને ઓબીસીની અનામતની ટકાવારીમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકીએ તેમ નથી અને 50%થી વધારે અનામત નામદાર કોર્ટના ચુકાદાઓને કારણે આપી શકવાના પણ નથી। उधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पटेल ने कहा है कि रैली हर हाल में होगी और सरकार को मांग माननी पड़ेगी। 25 लाख लोग यहाँ पर आएंगे और पूरे गुजरात से आएंगे। पूरा आयोजन है कि किसी प्रकार का भागदौड़ न मच जाए और अहिंसा के मार्ग पर यह आंदोलन खत्म हो। मामले की गंभीरता को देखकर आरएसएस ने आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने का फैसला किया है। आरएसएस की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद थीं। राज्य सरकार ने पटेल समाज को बातचीत के लिए बुलाया था, जिसे ठुकरा दिया गया। रैली को लेकर अहमदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या पटेल समाज अपनी मांगों को मनवाने में सफल होगा या फिर सरकार की नीति के आगे आंदोलन दम तोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजी का दौर जोर पकड़ता जा रहा है। सभी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। उधर बिहार में मौजूदा महागठबंधन में बिखराव है, तो महागठबंधन को टक्कर दे रही एनडीए मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर होड़ मच गई है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है,
लेकिन पार्टियों के नेता अपना समीकरण सेट करने में लग गए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में सीटों के ऐलान के बाद अंदरूनी लड़ाई जारी है, तो वहीं एनडीए में मुख्यमंत्री बनने के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार में एनडीए का दलित चेहरा माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इशारों में सीएम बनने की इच्छा जताई है। अटल जी ने कहा कि हमारी बात आप लोग मानेंगे, तो हमारी बात यदि आप लोग माने तो मैं कहूंगा कि रामविलास जी को बना दीजिए मुख्यमंत्री, सरकार इत्मीनान से चल जाएगी। रामविलास पासवान को पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने समर्थन दिया है। गुणी हो, एक्सपीरियंस हो, रामविलास पासवान हो, ऐसे रामविलास पासवान जी को मैंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत या एनडीए के नेतृत्व में अगर नेतृत्व का जामा चोला उनको पहनाया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। जनता फैसला करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो जनता को ना फैसला करना है। अभी तो पहला कदम ये होता है कि एनडीए के लीडर प्रोजेक्ट हो जाएं। हालांकि चुटकी ले रहे महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार अंदरूनी कलह से परेशान हैं। गठबंधन की नाराज सहयोगी पार्टी एनसीपी ने तीसरे विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। 3 सीटें देकर किनारा करने की कोशिश एनसीपी समझ गई है और अब मौजूदा गणित से अपने को अलग करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर हम लोगों की आवश्यकता उनको होती तो इस तरह से एक तरफा वो फैसला नहीं लेते। अब हमारा विकल्प खुला है, हम कुछ भी फैसला जल्द ही लेंगे। बिहार में चुनावी पारा तेजी से चढ़ रहा है और जाहिर है बयानबाजी में भी तेजी आ गई है। सरगर्मियों के बीच पार्टियों में समीकरण का खेल भी चल रहा है। ऐसे में सत्ता के शतरंज में किसकी गोटी कब और कितनी फिट होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के बागी नेता और असम की पूर्व मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। दिल्ली में रविवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने इसका ऐलान किया। इस दौरान उनके साथ असम के बीजेपी अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के कभी करीबी रहे शर्मा ने पिछले साल मतभेद के चलते राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज पुणे के एफटीआईआई संस्थान पहुंचेगा। अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और शताब्दी रॉय इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भेजा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों का समर्थन करते हुए कहा था कि शैक्षिक संस्थान राजनीति से ऊपर होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार को छात्रों की मांग का ध्यान रखना चाहिए। और इस बीच केंद्र सरकार की टीम आज अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। Listen to them, because from whatever we've seen, we've only seen in the media, to listen to the students, to listen to the teachers, and then obviously we are on their side because we believe the authorities should be speaking to them and we should find a solution in place. और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। Tales that inspire, stories of social change. A salute to diversity, promoting public discourse. Events that motivate, inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries every Friday at 10:30 p.m., Saturday 12:30 p.m. and Sunday at 1 p.m. Hello, I am Ishan Russell. I'm Tracy Shilchi and you're watching News Tonight. Together with the team of our dedicated professionals from across various fields. This is Shyam Sundar, Vishal Dahiya, Akhilesh Suman, Frank Pereira from Beijing, China. Kriti Mishra for Rajya Sabha Television. We bring to you the news that matters here on Rajya Sabha TV.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मिस्र के दौरे पर काहिरा पहुंच गई हैं। 2 दिन की यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सुषमा स्वराज मिस्र के विदेश मंत्री समेह हसन शुक्री और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मिलेंगी और अरब देशों के संघ के महासचिव से भी मुलाकात करेंगी। भारत मिस्र का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके बाद विदेश मंत्री जर्मनी के 3 दिन की यात्रा पर जाएंगी। मिस्र से भारत के बेहतर रिश्तों का पता इससे भी चलता है कि स्वेज नहर के विस्तारित हिस्से के उद्घाटन पर जहाजरानी मंत्री ने बीते दिनों काहिरा की यात्रा की थी। देश भर में अब तक 9% कम बारिश हुई है। हालांकि आधे से ज्यादा इलाकों में बारिश सामान्य है। मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश कम होने से सूखे जैसे हालात हैं। देश के 58% हिस्से में अब तक सामान्य बारिश हुई है। 13% इलाकों में सामान्य से ज्यादा पानी बरसा है, जबकि 29% में कम बारिश हुई है। मध्य महाराष्ट्र में 36% कम बारिश हुई है। हरियाणा और पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भी बारिश कम हुई है। जून में 16% ज्यादा बारिश हुई थी। जुलाई में बारिश 17% कम रही, जबकि अगस्त में 10% कम बारिश होने का अनुमान है। वहीं असम सहित उत्तर पूर्व में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम में बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 1400 गांव के 6.5 लाख लोग इस बाढ़ से सीधे तौर पर पीड़ित हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से बाढ़ से हुए नुकसान पर रिपोर्ट मांगी है। पूरी तरह पानी में डूबकर बर्बाद हो चुके धान के ये खेत असम के जोरहाट जिले के हैं। मजबूर किसान अब अपनी बर्बाद हो चुकी फसल को जानवरों का चारा बनाने के लिए जमा कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूल, ऑफिस जाना दूभर हो गया है और बाजार खुल ही नहीं रहे हैं। 800 মানুহ এতিয়াও পানীত আবদ্ধ হৈ আছে। একেসকলে এতিয়া নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ নাওৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে এইখন মিচিংগাঁওতে প্ৰায় 800 মানুহ আবদ্ধ হৈ আছে। असम के 1400 गांव में कमोबेश यही कहानी दोहराई जा रही है। लोग परेशान हैं और राहत उन तक पहुंच नहीं पा रही है। इस बार बाढ़ इतना फास्ट है और इतना अचानक आ गया कि आदमी यहाँ से जाने के लिए शिफ्ट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिला। असम के तकरीबन 18 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें धेमाजी, कोकराझार, चिरांग, लखीमपुर, बोंगाईगांव, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, सोनितपुर, बारपेटा, जोरहाट, ग्वालपाड़ा, मोरीगांव, धुबरी, कामरूप, दारंग शामिल हैं। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण बल और असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अब तक करीब 1000 लोगों को डूब चुके इलाकों से बाहर निकाला है। एनडीआरएफ की एक टीम गुवाहाटी में तैनात है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र असम सहित मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों से लगातार संपर्क में है। We wish to reassure the people of Assam that the government of India is fully there to support them in all kind of relief, rescue and rehabilitation operations. इंसान ही नहीं, जानवर भी इस बाढ़ से बुरी तरह परेशान है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी घुस जाने के कारण जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा है। पार्क के कर्मचारी भी जानवरों तक राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं फिलीपींस पिछले कुछ घंटों से गोनी तूफान की चपेट में है। गोनी के कारण हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान गोनी की वजह से मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से देश के उत्तरी इलाके में काफी नुकसान हुआ है। चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। बारिश, बाढ़ और कीचड़ की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ वाले इलाकों में कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। वहीं हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालात को देखते हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। बेंगवेट शहर में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें धंस गई हैं और कई घर दब गए हैं। राहत कर्मी मलबे को साफ करके रास्ता बहाल करने की कोशिश में जुटे हैं। तेज हवाओं से बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिस वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है।
काफी मुश्किलों का सामना इस समय फिलीपींस के लोग कर रहे हैं। वहीं खराब हालत को देखते हुए घरेलू उड़ानों को भी रद्द किया गया है। तबाही मचने के बाद टाइफून गोनी अब ताइवान की तरफ बढ़ रहा है। फिलीपींस की मौसम ब्यूरो का कहना है कि देश में हर साल औसतन 20 चक्रवाती तूफान आते हैं और गोनी इस साल का 9वां तूफान है। अवरोध के बीच नेपाल में नए संविधान का अंतिम मसौदा कल संविधान सभा में पेश किया गया। संविधान लिखने वाली समिति के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सितौला की तरफ से पेश किए गए मसौदे में अब 7 प्रांत होंगे। पहले बड़े राजनीतिक दलों के बीच 6 प्रांतों पर सहमति बनी थी। संविधान सभा की अगली बैठक बुधवार को बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस दिन नए संशोधनों को मंजूरी देकर संविधान को पारित किया जा सकता है। हालांकि मधेसी पार्टियां और दूसरे विपक्षी दल मसौदे का विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन और ईरान ने एक दूसरे के देश में अपने अपने दूतावास फिर से खोल दिए हैं। ईरान में ब्रिटिश दूतावास लगभग 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। ब्रिटिश विदेश मंत्री फिलिप हेमंड दूतावास को दोबारा खोले जाने के लिए आयोजित समारोह में हिस्सा लेने रविवार को तेहरान पहुंचे। फिलिप पिछले 12 साल में ईरान का दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले विदेश मंत्री हैं। अपने देश में ब्रिटेन दूतावास खुलने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी लंदन में अपना दूतावास फिर खोल दिया। साल 2011 में प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में ब्रिटिश दूतावास पर धावा बोल दिया था। इसके बाद ब्रिटेन ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। हाल ही में अमेरिका समेत दुनिया के 6 देशों के साथ हुए ईरान के परमाणु समझौते के बाद ब्रिटिश दूतावास फिर खोला गया है। इराक के पश्चिमी अनबार प्रांत में रविवार को आईएस आतंकियों के हमले में 23 इराकी सैनिकों और सरकार से जुड़ी नागरिक सेना के सदस्यों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हमले में 17 सैनिकों और 6 आतंकियों की मौत हुई है। हमले में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने आत्मघाती बम विस्फोट और मोर्टार के गोलों का इस्तेमाल किया। अनबार में सेना के इस अभियान के प्रमुख मेजर जनरल कासित अल दुलैमी भी जख्मी हुए हैं। इस हमले के 2 दिन पहले ही अनबार की राजधानी रमादी और फलूजा में आईएस के हमलों में 50 सैनिक मारे गए थे। शेयर बाजार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाजार में तेज गिरावट देखी जा रही है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 850 अंक से ज्यादा गिर गया है। निफ्टी में भी 276 अंक से ज्यादा की गिरावट आई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 2 साल के निचले स्तर पर चला गया है। खेल के मैदान से खबर है। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज जहां भारतीय टीम को जीत के लिए 8 विकेट चटकाने होंगे, वहीं श्रीलंका को जीत के लिए अभी भी 341 रनों की जरूरत है। इससे पहले चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट बाकी रहते हुए 325 रनों पर घोषित कर दी। दूसरी पारी में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए थे। पहला विकेट जेके सिल्वा का और दूसरा विकेट कुमार संगकारा का गिरा। वहीं भारत की तरफ से दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे ने 126, मुरली विजय ने 82 रनों की बेहतरीन पारी खेली। श्रीलंका की तरफ से केटीजीडी प्रसाद और पीएचटी कौशल ने 4-4 विकेट लिए। अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे श्रीलंका के कुमार संगकारा क्रीज पर उतरे, जिन्हें फील्ड पर मौजूद सभी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। हालांकि संगकारा बहुत देर तक क्रीज पर नहीं रह सके और वो 18 गेंदों पर महज 18 रन बनाकर आउट हो गए। जमैका में हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसेन बोल्ट ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीत ली है। जमैका के तेज धावक उसेन बोल्ट ने जस्टिन गैथलिन को 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में पछाड़कर अपना विश्व खिताब बरकरार रखा है। पेइचिंग में हुए फाइनल मुकाबले में बोल्ट ने 9.79 सेकंड का समय लेकर ये दौड़ जीती। अमेरिका की जस्टिन गैथलिन 9.80 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता का कांस्य पदक अमेरिका के ट्रेविन ब्रोमेल और कनाडा के आंद्रे डिग्रॉस को मिला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण रेल हादसा। ट्रक से टक्कर के बाद पटरी से उतरी बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस। कर्नाटक के एक विधायक समेत 6 की मौत। एनएसएस स्तर की वार्ता रद्द होने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। गृह मंत्री ने कहा, भविष्य में कोई भी वार्ता पाकिस्तान पर निर्भर। पाकिस्तान ने कहा, तय समय पर होगी डीजीएमओ स्तर की वार्ता। गुजरात सरकार का पटेलों को आरक्षण देने से इनकार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हैं हाथ। मांग के समर्थन में कल अहमदाबाद में विशाल रैली। असम के 18 जिलों में 1400 गांव बाढ़ की चपेट में। अब तक 14 लोगों की मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवर भी हुए परेशान। केंद्र ने मांगी रिपोर्ट।
फिलीपींस में गोनी तूफान का कहर, भारी बारिश और भूस्खलन से 9 की मौत, हजारों बेघर, बिजली और दूरसंचार सेवाएं पूरी तरह ठप।